गुड मॉर्निंग वंस अगेन ऑल द गाइस। आज थायराइड ग्रंथि किसने बोला, मैं एक नेस्ट ग्रंथि आज हम लोग चर्चा करेंगे, वो थायराइड ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि रियल में कहाँ पाया जाता है? तो ये गला दिख रहे हैं और श्वास नली है। श्वास नली इसको ट्रैकिया कहते हैं। उसके यहाँ चारों बगल से आपका थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, यानी कि ये थायराइड ग्रंथि है। उसके नीचे ये थाइमस ग्लैंड यानी कि छाती पर होती है, और इस पे बाएं फेफड़ा ये देखते होंगे, ये लंग्स है, और नीचे है डायफ्राम। ये आपको मोटा मोटी आपका पिक्चर है। अब है सामान्य परिचय पर आते हैं कि थायराइड ग्रंथि जो होता है वह कहाँ कहाँ अवस्थित होता है, कैसा रंग में यह दिखता है, इसकी भी हम चर्चा करते हैं। तो थायराइड ग्रंथि जो है वह दिखने में गुलाबी, हल्का सा गुलाबी कलर का होता है। इसकी अवस्थिति में अभी तुरंत बोला ही था कि मनुष्य के गले के नीचे और श्वास नली की जो ये ट्रेकिया उसके दोनों ओर पाया जाता है। वंस अगेन थायराइड ग्रंथि जो है महिलाओं में पुरुषों की तुलना में ज्यादा बड़ा होता है, और सामान्यतः इसका भाग 25 से 30 ग्राम तक होता है। अब है कि थायराइड हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण किस प्रकार से है, तो थायराइड अच्छे ढंग से मेंटेन रूप से हमारे शरीर में काम करे, क्योंकि यह मेटाबॉलिज्म जैसे प्रक्रिया यानी कि उपापचय प्रक्रिया को संपादित कराती है। इसीलिए थायराइड हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथि साबित होने वाली है। यह आगे हम अध्ययन करेंगे। अब जो है कि आयोडीन बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे थायराइड ग्रंथि में होने वाले हार्मोन के सिक्रेशन के लिए। कुछ संतुलित रूप से आयोडीन की आवश्यकता होती है। अब सवाल उठता है कि हमें आयोडीन की कितनी मात्रा लेना चाहिए। तो हमें आयोडीन का जो मात्रा लेना चाहिए प्रतिदिन के हिसाब से वह 100 से 500 ग्राम तक। हालांकि यह समय जगह जगह पर निर्भर करेगा। जहाँ पहाड़ी इलाका है वहाँ पर आयोडीन की जो कम चीज़ें होती है उनको ज़्यादा जरूरी पड़ता है। वेरिएशन इसलिए वेरी करता है। पहाड़ी लोगों में सबसे ज़्यादा आयोडीन की कमी पाई जाती है, और घेंघा रोग जो है सबसे ज़्यादा, जिसे गलगंड भी कहेंगे, आगे बताऊंगा, वह सबसे ज़्यादा पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। तो यह 500 वैरी करता है, यानी कि सबसे ज़्यादा उन्हें आयोडीन की आवश्यकता होती है। और हम लोग जो मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं वह पालक या बहुत सारी चीज़ों में समुद्री उत्पाद के माध्यमों से भी आयोडीन की प्राप्ति हो जाती है। तो उस स्थिति में मुझे 100 ही माइक्रोन की आवश्यकता शायद पड़े, इसलिए वेरिएशन 100 से 500 माइक्रोन तक जाता है। लेकिन इस 100 से 500 माइक्रोन में जो वेरिएशन है उसमें से 120 माइक्रोन जो है वह ब्लड जो है अवशोषित कर लेता है। कितना अवशोषित कर लेता है? इसमें से 120 माइक्रोग्राम जो है वह ब्लड से, क्योंकि यह ब्लड में घुला हुआ रहता है सारा भोजन के आवश्यक, तो भोजन में से जो आयोडीन जो है थायराइड ग्रंथि ब्लड से ले लेती है, और ब्लड से लेकर क्या करती है, 120 माइक्रोन को क्या करती है, 120 माइक्रोन को यह हार्मोन बनाने में प्रयोग करती है। जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है उसको बनाने में यह किसका यूज करेगी, इसी आयोडीन का यूज करेगी। इसीलिए कहा जाता है कि आयोडीन युक्त नमक लेने से व्यक्ति को घेंघा रोग नहीं होता है। उसके पीछे यही कारण होता है कि भोजन के मुख्य अवयवों में से जो आयोडीन का लेते हैं वह 120 माइक्रोन में से 80 माइक्रोन को 120 माइक्रोन तो ब्लड में से ले लेता है। उसमें से सिर्फ 80 माइक्रोन का वह यूज करता है हार्मोन को बनाने में, और 40 माइक्रोन जो है 1 सेकेंड ब्लड को वापस कर देती है। तो सर रेस्ट जो 120 के अलावा जो बचा हुआ उस आयोडीन का कहाँ प्रयोग क्या हुआ, तो 120 के अलावा जो भी आपका आयोडीन जो बचता है रेस्ट, वह मूत्र के माध्यम से विसर्जित हो जाता है कि नहीं। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने बेसिक चीजें जान लिया कि आयोडीन हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। अब है कि थायराइड ग्रंथि
से जो जो हार्मोन स्रावित होता है उस हार्मोन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसमें 3 तरह के मुख्य रूप से हार्मोन का सेक्रेशन होता है। एक होता है टेट्राआयोडोथाइरोनिन या इसको सिंपल रूप से थायरॉक्सिन T4 के नाम से भी जाना जाता है, या ट्राइआयोडोथाइरोनिन या इसको थायरॉक्सिन T3 के नाम से जाने जाते हैं। अगर यह डिफिकल्ट नाम बुझाता है तो आप थायरॉक्सिन T4 या थायरॉक्सिन T3 के नाम से जान सकते हैं, और वो भी याद नहीं रहता है तो T4 या T3 के नाम से भी जान सकते हैं। यह 3 वैकल्पिक नाम आएगा। जनरली परीक्षा में थायरॉक्सिन T4 पूछता है या थायरॉक्सिन T3 पूछा जाता है। अब दोनों का फंक्शन क्या है? दोनों जो है एक ही जैसा फंक्शन काम करता है। दोनों जो है शरीर में मेटाबॉलिज्म पर नियंत्रण यानी कि उपापचय प्रक्रिया पर नियंत्रण करता है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि यह T3 का जो उपापचय प्रक्रिया है वह T4 के तुलना में उपापचय प्रक्रिया 4 गुनी तक ज्यादा होती है। सिर्फ इतना ही होता है। इस मेटाबॉलिज्म उपापचय पर नियंत्रण करता है। इसके अलावा भी कोई कार्य करता है क्या? यस, यह शरीर में जितना भी हड्डी है, बाल है, उसके विकास के लिए थायरॉक्सिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी थायरॉक्सिन के कमी के कारण बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि शरीर में हड्डी का जैसी विकास नहीं होगा तो उसकी लंबाई में वृद्धि नहीं होगा। तो इस तरह से कई बार उसका मानसिक शारीरिक रूप से विकास सही ढंग से नहीं होता है, यानी कि यह शरीर में हड्डी और बाल के विकास के लिए अनिवार्य है। उसके अलावा कई बार देखते होंगे कि ऐसे व्यक्ति मंद बुद्धि का होते हैं और वह सांसारिक मोह माया से ऐसा लगता है कि वह कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, तो कई बार उनमें जनन अंगों का सक्रियता का अभाव दिखता है इसकी कमी से। और तीसरा होता है फ्यूस ग्रंथि से जल की मात्रा को भी संतुलित करने में यह सहायक होता है। ऐसे मैं कल आपको वीडियो में बताया था फ्यूस ग्रंथि में, प्यूबिटी ग्लैंड में, वहां पर होता है मूत्र की मात्रा का नियंत्रण करता है वेसोप्रेसिन, जिसको कहा जाता है ADH, यानी कि आपको एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन इसको कहा जाता है। ADH को एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। ADH को ये सभी मूत्र का नियंत्रण करते हैं। इसके अलावा भी यह T3 और T4 जो है फ्यूस ग्रंथि से मिलकर यह जल की मात्रा को शरीर में संतुलित करता है, यानी कि ये आपका चीज हो गया। और थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है? यह एस्ट्रोमा से स्रावित होता है, और यह इस शब्द से ही आपको पता चल जाएगा थायरोकैल्सिटोनिन। कैल्सी का मतलब होता है कैल्शियम, तो कैल्शियम की मात्रा का शरीर में नियंत्रण करता है। अगर यह कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रण नहीं करेगा तो कैल्शियम की अधिकता से भी कई रोग का उत्पन्न होता है। जैसे ये आपको पथरी में जो पथरी हो जाता है आपको किडनी में जो पथरी होता है वह कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण ही होता है। जो कैल्शियम की अधिकता के कारण संगठित स्वरूप में हो जाने के कारण वह पथरी का स्वरूप लेता है, वो भी कैल्शियम ऑक्सलेट का ही रूप है। तो इसकी कैल्शियम को मात्रा करने का नियंत्रण करेगा। अगर यह थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन का सही रूप से सेक्रेशन नहीं होगा तो व्यक्ति जो है वह पथरी के रोग से ग्रसित बार हो सकता है, जो बेहद खतरनाक है। इसीलिए थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन हमारे शरीर के लिए आवश्यक ही नहीं बल्कि अति आवश्यक है, यानी कि यह आपको बहुत सारे रोगों से बचाती है, उपापचय प्रक्रिया को संतुलित करती है, शरीर में जल का संतुलन करती है फ्यूस ग्रंथि के साथ मिलकर, जिसको ADH या वेसोप्रेसिन हार्मोन वहाँ पर पढ़ा चुके हैं। उसके अलावा यह जनन अंगों को एक्टिव करने का काम करता है या उसे प्रभावित करने का काम करता है। अगर वह जनन अंगों को सही ढंग से प्रभावित नहीं करेगा तो उसमें कई ऐसे चीजों का विकार को पैदा कर सकता है। ये सारी की सारी हो गई, जैसे हड्डी, बाल, विकास, ये सारी की सारी चीजों किसके माध्यम से होता है? या आपका थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोनों के माध्यम से होता है, जिसे हम सिंपली वे में T3 या T4 के नाम से जानते हैं। और एक है लास्ट में
थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन यह कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है। अगर यह नहीं रहे तो कैल्शियम के अत्यधिक शराब होने के कारण कई बार पथरी का रोग से हम ग्रसित हो जाएंगे। या पथरी होने का सबसे बड़ा कारण होता है कैल्शियम ऑक्सलेट। यह परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। अब है कि थायराइड की अनियमितताओं से कोई रोग भी होता है क्या? यस, थायराइड की अनियमितता है। अनियमितता का मतलब क्या होता है? अनियमितता का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कम शराब हो या सिर्फ ज्यादा शराब हो। अनियमितता में दोनों आता है, यानी कि कम भी शराब होगा उससे भी रोग हो सकता है और ज्यादा शराब होगा उससे भी रोग हो सकता है। अगर ज्यादा शराब होगा, इससे बहुत ज्यादा परीक्षा में सवाल आए हैं। जैसे कम शराब होगा तो कम शराब होने से एक जो रोग होता है जर्मावनता, इसको क्रिटिनिज्म कहते हैं। क्रिटिनिज्म जो होता है इसमें कई बार होता है कि मानसिक विकास जो है अवरुद्ध हो जाता है, तूंद निकल जाता है, होठ जो है भद्दा सा दिखता है कि नहीं, और आपका जो पूरा चेहरा जो है लटका हुआ दिखाई देता है, और उपापचय की प्रक्रिया जो है बहुत ही धीमी हो जाती है या नगण्य हो जाती है। मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया बहुत कम हो जाती है। और एक चीज और आपके लिए ध्यान से बताता हूँ, ये जनरली चाइल्ड में होता है। इसलिए सरकार बार बार यह प्रचार करती है कि होने वाले नवनिहाल शिशु को आयोडीन युक्त नमक खिलाए। इसके पीछे यही कारण है कि सबसे ज्यादा रोग यही होता है, वह होता है जर्मानवता यानी कि क्रिटिनिज्म। ऐसे बच्चा को देखेगा जो आयोडीन उनकी मां नहीं लेती है, उसका बच्चा इससे ग्रसित हो सकता है और इस ढंग के विकारों से वह ग्रसित हो सकता है। तो जच्चा बच्चा को स्वस्थ रखने के लिए और क्रिटिनिज्म और जर्मानवता से जैसे रोगों से दूर करने के लिए आयोडीन युक्त नमक को लेना बहुत जरूरी है। यह सिर्फ बच्चों में होता है। और एक होता है मिक्सिडीमिया। ये मिक्सिडीमिया और क्रिटिनिज्म में एक सबसे बड़ी विशेषता क्या है? क्रिटिनिज्म के जैसा ही होता है कौन? मिक्सिडीमिया। लेकिन मिक्सिडीमिया वयस्क में होता है, यह ज्यादातर वयस्क में होता है। ज्यादातर क्या 100% या वयस्क की ही बीमारी है। और इसमें भी क्या होगा, इसमें शरीर जो व्यक्ति होता है उसका सुस्त हो जाएगा, डल दिखेगा, वह मोटा हो जाएगा, शरीर भद्दापन दिखा देगा, ओठ जो है लटका हुआ रहेगा, मोटा रहेगा और वह बड़ा ही भद्दा सा दिखता है कि नहीं? और ऐसे व्यक्ति का मानसिक विकास जो है अवरुद्ध हो जाता है और वह उसमें क्रिएटिविटी का या अन्य किसी भी प्रकार के अट्रैक्शन और लगाव धीरे धीरे कम हो जाता है। ये बीमारी इस ढंग की पहचान अगर किसी व्यक्ति में हो रहा है यानी कि वह मिक्सिडीमिया से ग्रसित है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को आयोडीन युक्त नमक देना बहुत जरूरी है। हाशिमोटो रोग, देखिए इसमें तो इतना कम सेक्रेशन होने लगता है थायरोक्सिन हार्मोन का कि रोगी को दवा लेना पड़ता है। और जैसी दवा लेते हैं तो दवा क्या होता है? दवा जो होता है उसका एंटीबॉडी जो है तैयार करना शुरू कर देता है। उसका एंटीबॉडी जैसे तैयार करेगा तो एंटीबॉडी कई बार होता है कि विष का काम करने लगता है। एक होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी या ब्लड ग्रुप में बनाऊंगा। तो अभी से सीखना जान जाइए कि इसमें जो है कई बार हम दवा लेते हैं तो उसका एंटीबॉडी भी बनना शुरू होता है। और जैसे ही उसका एंटीबॉडी शुरू होगा बनना तो शरीर में एक प्रकार का विष पैदा करेगा, पॉइजन पैदा करेगा। और ये पॉइजन कई बार होता है कि अत्यधिक दवा लेने के क्रम में हम क्या काम करते हैं कि वह विष इतना ज्यादा हो जाता है कि वह थायराइड को ही क्या कर देता है, मार देता है। यानी कि अगर ज्यादा विष हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उस सेल ही मर जाएगा और सेल मरेगा तो टिश्यू मर गया और टिश्यू मर गया तो अंग मर गया। तो कहने का मतलब यह है, और ऑर्गन मर गया तो ऑर्गन सिस्टम मर जाएगी। तो ये सारी की सारी चीजें क्या होता है कि वह जो है उसका डेथ हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस रोग में कहा जाता है कि थायराइड जो है स्वतः अपने आप को विनष्ट कर देती है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है किस रोग में थायराइड जो है सुसाइड कर लेती है या किस रोग में थायराइड जो है आत्महत्या कर लेती है।
तो यह हाशीमोटो रोग में होता है। यह जनरली जो है हाशीमोटो जापान में से शब्द लिया गया है और जनरली यह जापान जैसे देशों में यह जनरली बहुत ज़्यादा होता है। तो हाशीमोटो रोग में जो व्यक्ति या जो थायराइड या जिनको थायराइड से संबंधित थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन कम होता है, वह अपने मन से कभी भी मेडिसिन न ले बिना डॉक्टर की सलाह से। काहे कि अगर इस ढंग की आप कर सकते हैं तो इस ढंग की चीजें आपके साथ घटित हो सकती। गलकंड में होता है सिंपल, जिसको ग्वाइटर कहते हैं, जनरली या पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। ये कई बार प्रश्न पूछा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सा रोग होता है, तो गलकंड होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में आयोडीन की बहुत कम होती है, क्योंकि वहाँ पर जो भी पालक या किसी चीज़ का उत्पादन होता है उसमें न्यूट्रिशंस के रूप में आयोडीन की मात्रा कम होती है, तो ये जनरली उनको कम प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आयोडीन मुझे आयोडीन युक्त नमक से मिलता है। अगर पालक का आप प्रयोग करते हैं, इस सब्जी का प्रयोग करते हैं या किसी भी प्रकार का आप घास ये आप शाक सेवन का करते हैं तो आपको आयोडीन उससे भी प्राप्त हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि गलकंड रोग जो होता है पहाड़ी क्षेत्रों में जनरली यह देखा जाता है कि नहीं। इसको सिंपल ग्वाइटर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें गला जो है फूल जाता है और उसको क्या कहते हैं कि उसको सूजन जैसा महसूस होता है। और थायराइड की अनियमितताओं से ज्यादा से सिर्फ एक बीमारी होता है, उसको कहते हैं एक्सोफ्लेथेमिक ग्वाइटर। एक्सो का मतलब ही है एक्सेस, एक्सोफ्लेथेमिक ग्वाइटर। इसमें ग्रंथि जो है थायराइड ग्रंथि फूल जाती है और सूजन आ जाता है। इसकी अत्यधिक सक्रियता के कारण होता है। यह थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक सक्रियता से होती है। तो आपको मोटा मोटी हमने पूरा थायराइड ग्रंथि और उससे होने वाले किस हार्मोन का सेक्रेशन होता है, उससे होने वाली अनियमितताओं से कौन कौन रोग होता है, सारी चीजों को हम लोगों ने बता दिया है। दैट्स इट। आज की क्लास यही समाप्त होती है। फिर से आप लोग अगर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और ये नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और जो आपको चीज़ें होगी जिस पर आपको वीडियो चाहिए तत्कालिक रूप से उस पर हम वीडियो बना कर देंगे, शॉर्ट वीडियो बना कर देंगे और यह बहुत बोधगम्य भाषा में देंगे। यह ज्ञान आपको बहुत सरल और सुगम दिखेगा। दैट्स इट।